देखो आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपना चैप्टर नंबर 9 इंडियन इकोनॉमी का कवर करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ये चैप्टर अपने आप में एक चैप्टर 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। ठीक, इस चैप्टर को कवर करने के लिए हम बुक का यूज करेंगे टी आर जैन वी की ओरी। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ाया क्या जाएगा? देखो इस चैप्टर के अंदर हमें कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में। नेबर्स मतलब चाइना और दूसरा हमारा पाकिस्तान। तो हमें इंडिया को, चाइना को, पाकिस्तान का कंपैरिजन पढ़ाया जाएगा। बेसिकली बात करें, देखो इंडिया का पूरा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आप पढ़ चुके हो। अब इस चैप्टर में आपको चाइना का पढ़ाया जाएगा, पाकिस्तान का पढ़ाया जाएगा। फिर हमें करीबन कुछ डाटा बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके बेसिस पे हम बात करें, हम इन तीनों कंट्रीज को आपस में कंपेयर करेंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरुआत से क्या है, अगर बात करें सबसे पहले जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है शुरुआत में, पहला टॉपिक जो 3 मार्क्स की वेटेज रखता है एग्जाम में, 3 या 4 मार्क्स की, वो है स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान या फिर सिमिलैरिटीज। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर सिमिलैरिटीज इन पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान के नाम से अक्सर पूछा जाता है। तो अगर बात करें, देखो कैसे सिमिलैरिटीज है, तो इंडिया चाइना पाकिस्तान के पास में बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। जैसे कि क्या, दो ये तीनों ही देश जो हैं, इनका डेवलपमेंट पाथ लगभग साथ साथ स्टार्ट हुआ। कैसे? इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो 1949 में। तो पहला पॉइंट। दूसरा अगर मैं बात करूं, ये तीनों ही जो देश थे इन्होंने प्लानिंग को अडॉप्ट किया एज अ डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी। मतलब इंडिया ने अपना पहला 5 ईयर प्लान 1951 में लॉन्च किया, चाइना ने 1953 में लॉन्च किया और पाकिस्तान में 1956 को लॉन्च किया। पाकिस्तान के जो प्लान्स हैं उन्हें मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान्स भी कहा जाता है। तो ये एक नंबर के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, जो नोट्स हैं शायद उसमें ये पॉइंट कवर नहीं है। इसके अलावा हम बात करें, ये तीनों ही देश जो थे वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर ध्यान दे रहे थे एज एन इपी सेंटर ऑफ ग्रोथ या फिर कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के तौर पे। हमने पढ़ा भी था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंदर 1956 के अंदर पब्लिक सेक्टर के लिए 17 इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया था। तीनों ने ही लगभग, अब ध्यान से अगर हम देखें तो सेम प्लान लागू किया था। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। सर चौथा भी कोई हो सकता है? हाँ, चौथा भी पॉइंट हो सकता है। चौथा डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, क्या था, 1980 आते आते टिल 1980 तक तीनों ही लगभग सिमिलर के लोग, तीनों ही कंट्रीज की, ऑल दीज कंट्रीज हैव सिमिलर ग्रोथ रेट। 1980 तक तीनों की ग्रोथ रेट सिमिलर हुआ करती थी, लेकिन 1980 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया और पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे रह गया। ठीक, तो इस चैप्टर के अंदर अब हमें उन्हीं चीजों के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ डेवलपमेंट दे रखा है पांच स्ट्रेटजी, जैसे हम इंडिया की पढ़ चुके हैं तो समरी पढ़ सकते हो आप इसे तब पूरी किताब के तौर पे। देखो लिखा भी है, आजादी के बाद इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी सिस्टम को अडॉप्ट किया एज अ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के तौर पे। ठीक, प्लानर्स और पॉलिटिशियन जो थे वो चाहते थे सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों इकोनॉमी के मेरिट्स को अचीव करना, तो इसलिए उन्होंने मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करा। ठीक, और दोनों की मेरिट्स को अवॉइड करना भी चाहते थे। एस्चुइंग का मतलब हो गया अवॉइड करना भी चाहते थे। ठीक, तो इसीलिए मिक्स इकोनॉमी को चुना गया और उसे फ्लैगशिप रोल दिया गया, किसे, पब्लिक सेक्टर को असाइन किया गया और प्राइवेट सेक्टर को जो था वो सेकेंडरी और सप्लीमेंट्री रोल दिया गया। ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हो। अगर हम बात करें, ठीक, मतलब अगर शॉर्ट में डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के बारे में लिखने को आए तो आप ऐसे करके लिख सकते हो।
यहाँ से कि आज़ादी के बाद मिक्स इकोनॉमी सिस्टम फॉलो करा है इंडिया ने। दूसरा अगर हम बात करें, इन्होंने जो है मिक्स इकोनॉमी के अंदर असाइन किया सबसे फ्लैगशिप रोल प्राइवेट सेक्टर को, और सप्लीमेंट्री रोल जो दिया वो किसे दिया, प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। ठीक। प्लानिंग जो है वो 5 ईयर प्लान के थ्रू करी गई, ये हमें पता है, जो कि कोर एलिमेंट थे हमारी ग्रोथ के लिए। पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स थी उनको इंजन ऑफ ग्रोथ मतलब एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ के तौर पे स्टैब्लिश किया गया था। ये हमने पहले भी पढ़ रखा था, तो आप ये तीसरा पॉइंट मान सकते हो। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें जो 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स थे, अगर हम बात करें वो फोकस किसके ऊपर कर रहे थे, इग्लैरिटेरियन सोसाइटी और सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के ऊपर फोकस थे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच प्लान वर डिफाइंड डिपेंडिंग ऑन द नीड्स एंड द मीन्स ऑफ द कंट्री। मतलब जितने भी प्लान्स सरकार ने लागू करे, उन सारे प्लान्स में अगर हम देखें, जो डिपेंडेंस दी गई वो लोगों की और देश की जरूरत को दी गई। ठीक। उसके बाद 5वें नंबर पे अगर देखें तो हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, ये हमें भी पता है। ठीक। इनिशियल थिंग्स वेंट हंकी डोरी मतलब नॉर्मल सब कुछ सही चला। इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर की फील्ड में मेजर ब्रेक थ्रू हासिल किया ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, हमने पढ़ भी रखा है, तो ये आप छठा लिख सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह आए। ठीक। लेकिन इन अचीवमेंट्स के पीछे एक कंसिस्टेंटली वो कॉन्स्टेंटली वाइडनिंग विशियस सर्किल ऑफ पब्लिक डेब्ट, डिप्लीटिंग फॉरेन एक्सचेंज, मॉन्टिंग लॉसेस, ये सब हमें देखने को मिल रहे थे। मतलब हम अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, अगर हम बात करें हम 1990 के आसपास पहुंचे हैं। ठीक। ये 1990 में ही होना शुरू हुआ था, तो ये आप 7वां पॉइंट लिख सकते हो। इसके बाद 1990 में जो हमारी इकोनॉमी थी वो इतनी बर्डनड हो गई थी, पब्लिक सेक्टर डेट टोटल वेट साबित हुआ था कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, स्विच करना पड़ा इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी से। ठीक। और उसकी जगह आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेट स्ट्रेटजी, मतलब अगर बात करें ट्रेड स्ट्रेटजी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी क्या थी, अगर याद हो तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की जो पॉलिसी होती थी वो हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी कहलाती थी। आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या थी, तो ये हो जाएगी आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी। ठीक। ये दे रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्लानिंग कमीशन को बाद में रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से, और इकोनॉमी जो है वो अब मार्केट फोर्सेस और डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग काम कर रही है। ठीक। तो ये हमने पढ़ा अपने पूरे 1991 वाले चैप्टर तक कहानी। अब आपको चाइना के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो चाइना का सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है थोड़ा सा। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। ठीक। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो 1947 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक। अगर हम बात करें, इट डिसाइडेड टू ब्रिंग द क्रिटिकल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पे अगर हम बात करें, जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी थी वो सारी गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर आती थी, इसीलिए इसे अगर हम बात करें स्टेटिज्म या फिर कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक। आगे देखते हैं। नेशनल रिसोर्सेज जो थी वो गवर्नमेंट की मोनोपोली डिक्लेयर्ड थी। तो अगर हम बात करें, ये जो फीचर्स होते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी और कोई पब्लिक प्रॉपर्टी ना होना, ये स्टेटिज्म या फिर कमांड इकोनॉमी के फीचर्स होते हैं। तो यहाँ लिखा भी तो है यहाँ पे, चाइना अडॉप्टेड स्टेटिज्म और कमांड इकोनॉमी एज अ मॉडल ऑफ ग्रोथ। इन्होंने स्टेटिज्म मॉडल को हासिल किया, जिसके अंदर सारा ओनरशिप गवर्नमेंट के पास था। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट के पास था। ठीक। जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अगर डिसाइड करें तो एक लगभग सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसा आप कह सकते हो। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जो चाइना का डेवलपमेंट पाथ है, अगर मैं बात करूं चाइना का जो डेवलपमेंट पाथ है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। 1949 से लेके, वैसे हमें 2026 तक का पढ़ाया तो नहीं जाएगा लेकिन तब भी चलो हम मान लेते हैं, तो वो दो पार्ट में बटा हुआ है। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था 1978 में। तो 1978 में ऐसा क्या हुआ सर, 1978 में चाइना के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हाँ, जैसे हमारे यहाँ एलपीजी आए थे वैसे ही कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना के अंदर भी आए। इससे पहले जो
पीरियड हुआ, इस पीरियड को कहा गया प्री रिफॉर्म पीरियड। और इसके बाद जो पीरियड आया इसे कहा गया पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। ठीक, तो वही यहाँ दे रखा है। अगर हम बात करें, अगर देखें तो दो पीरियड्स में बांटा गया, प्री 1978 पीरियड और प्री 1978 पीरियड। तो ये प्री रिफॉर्म पीरियड की बात करी जा रही है और यहाँ पे पोस्ट रिफॉर्म पीरियड की बात करी जा रही है। ठीक, अब देखते हैं पहले क्या क्या हुआ। तो पहले 1978 से पहले प्री रिफॉर्म पीरियड की बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला काम हुआ ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। ये कैंपेन जो थी, चाइना का उस समय बहुत ही फेमस लीडर हुआ करता था, माओ जिदोंग। ठीक, ये कैंपेन जो थी माओ जिदोंग के द्वारा चलाई गई थी। ठीक, कब चलाई गई थी? 1958 में इस कैंपेन को लॉन्च किया था। ठीक, माओ जिदोंग ने इस कैंपेन को लॉन्च किया था और उसका फोकस क्या था? उसका फोकस था चाइना की इकोनॉमी को क्या करना, मॉडर्नाइज करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से। ठीक, ये उसका मेन मोटिव था इस इकोनॉमी के अंदर। ठीक, यहाँ पे लिखा भी है, इसके अंदर उसने क्या किया, उसने लोगों को एनकरेज किया कि वो अपने घर के बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज को खोलें। ठीक, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ अगर हम बात करें, यहाँ पे दे भी रखा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज गिवन मैसिव बूस्ट इन द अर्बन एरियाज, एग्रीकल्चर वाज रिवॉल्यूशनाइज्ड बाय द वे ऑफ एडॉप्टिंग कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग। ठीक, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इससे बहुत बड़ा वैसे बूस्ट मिला और एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए उसने क्या किया, कम्यून सिस्टम को फॉलो किया। कम्यून कम्यून सिस्टम क्या होता है? कम्यून सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसके अंदर पीपल कलेक्टिवली लैंड को कल्टीवेट करते हैं। ये एक सिस्टम होता है जिसमें पीपल कलेक्टिवली कल्टीवेट लैंड, साथ में मिलके लैंड को कल्टीवेट करते हैं। इसे कलेक्टिव फार्मिंग भी कहा जाता है। ठीक, जीएलएफ के बारे में थोड़े पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। क्या जीएलएफ कैंपेन जो थी 1958 में लॉन्च हुई, जिसने इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और तेज कर दिया। ठीक, इसमें फोकस किसके ऊपर था? वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर था और सरकार ने हाउस होल्ड इंडस्ट्री को बैकयार्ड में खोलने की लोगों को एनकरेज करा कि वो लोग उस इंडस्ट्री को अपने बैकयार्ड वगैरह में खोलें। ठीक, अगर हम बात करें इसमें क्या हुआ, इसमें अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट के लिए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए माओ जेडोंग ने रशिया से कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया चाइना के अंदर। लेकिन फिर बाद में रशिया से इसका कुछ डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट्स हो गए, जिसकी वजह से रशिया ने क्या किया, उन डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया और इसकी कैंपेन ये वहीं पे जाके पूरी तरीके से फेल हो गई थी। ठीक, अगर बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद चाइना में एक बहुत ही खतरनाक सूखा पड़ा, जिसकी वजह से करीबन 30 मिलियन लोगों की जान चली गई। ठीक, आगे यहाँ पे कम्यून सिस्टम के बारे में दे रखा है। कम्यून सिस्टम जो था वो 1958 में इंप्लीमेंटेड किया गया था। कम्यून सिस्टम का जो स्ट्रक्चर था, वॉज गेट हाउस होल्ड वॉज ऑर्गेनाइज इनटू टीम। तो इसमें क्या करते थे, हाउस होल्ड को टीम्स में ऑर्गेनाइज कर दिया जाता था। उसके बाद टीम जो थी वो ब्रिजेस फॉर्म करती थी और ब्रिजेस जो थे वो कम्यून सिस्टम फॉर्म करा करते थे। पीजेंट क्या करते थे, अपनी जमीन को इकट्ठा करते थे और क्रिएट करते थे बड़ी बड़ी फील्ड्स, और दे कुड यील्ड ग्रेटर आउटपुट एंड शेयर्ड फार्म इनपुट्स। और इसके अलावा उसे आउटपुट जो होता था वो ग्रेटर होता था, उसे आपस में शेयर कर लेते थे और इंप्लीमेंट्स मतलब रॉ मटेरियल वगैरह भी वो आपस में शेयर करा करते थे। अब ग्रेट पॉलिटियन कल्चरल रेवोल्यूशन ये क्या था? ये जो था ये शुरू किया था, यहाँ दे भी रखा है, चाइना के चेयरमैन, बाय द चेयरमैन ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी माओ जेडोंग इन 1965। और ये कब तक चला? 1978 76 तक चला। क्यों सर? ये आखिरी काम था माओ जेडोंग का। इसके बाद माओ जेडोंग मारे गए। मारे गए मतलब मर गए, डेथ हो गई उनकी। किस वजह से हुई ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड में क्या किया गया, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को कंट्री की साइड मतलब देश के, कंट्री के बाहर एक उसने पर्टिकुलर एरिया बना दिया, वहां पे प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज के लिए उसने उन्हें भेजना शुरू करा, मतलब ट्रेनिंग वगैरह के लिए भेजना शुरू करा। ठीक, और इस कल्चरल रेवोल्यूशन में उसने क्या करा, रिसेशनरी साइकिल इन चाइना कॉम्बेटिंग, कल्चरल रेवोल्यूशन सक्सीड इन कॉम्बेटिंग द रिसेशनरी साइकिल इन चाइना। ये जो रेवोल्यूशन था इससे क्या हुआ, जो रिसेशनरी साइकिल चल रही थी, मतलब रिसेशन का पीरियड चल रहा चाइना का, उसमें वो खत्म होने में इस साइकिल ने बहुत ज्यादा मदद करी। ठीक, इसके अलावा हम देखें
तो इसमें और क्या क्या हुआ था ग्रेट कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर? इस कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर जो स्कूल कॉलेजेस थे उन्हें शट डाउन कर दिया गया था। यहाँ पे लिखा तो है कि स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स को भेजा गया, लेकिन ये नहीं बताया यहाँ पे, हो सकता है आगे कहीं लिखा हो कि स्कूल कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया था। और यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज का मतलब क्या था मैं बताता हूँ। माओ जेडोंग क्या करता था, बच्चों को भाषण देता था और कहता था उन बच्चों से, तुम उनको एक राइट डायरी दी गई थी, रेड डायरी दी गई थी। ये रेड डायरी जो हुआ करती थी, बच्चे इसमें माओ के जो भाषण के पॉइंट्स होते थे वो लिखा करते थे, और बाद में चाइना के जो बाकी लीडर्स हैं उन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करा करते थे। इसलिए इन लोगों को रेड गार्ड्स भी कहा जाता था। ठीक, ये लोग रेड गार्ड्स भी कहलाते थे। इट ऑल्सो सक्सीडिंग imposing Maoism as the dominant ideology governing the development path of Chinese economy। इस चीज को क्या कहा गया, माओइज्म कहा गया, जो कि उस समय डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी जो चाइना के डेवलपमेंट पाथ को गवर्न कर रही थी। ठीक, तो ये प्री रिफॉर्म पीरियड था। इसके बाद क्या हुआ, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड आया। मतलब 1978 के बाद क्या हुआ, माओ मर गया। माओ के मरने से पहले चाइनीज गवर्नमेंट जो थी वो रिफॉर्म्स को इनिशिएट नहीं कर पा रही थी, पब्लिक सपोर्ट उसके पास बहुत ज्यादा था। उसके मरते ही गवर्नमेंट ने फायदा उठाया और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू कर दिया। चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक, मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स को चाइना ने फॉलो करा, लेकिन पार्शियली, फुली तरीके से मार्केट इकोनॉमी को कंसिडर नहीं करा। ठीक, क्योंकि वो जो है, बिकॉज इट इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम द क्लोज इकोनॉमी टू ओपन इकोनॉमी, क्योंकि चाइना की उस समय क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी। और इस ऐसा करने के लिए अगर वो पूरी तरीके से कन्वर्ट करते अपनी इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी में, तो उनकी ओपन इकोनॉमी हो जाती विद अ सिग्निफिकेंट रिलायंस ऑन एफडीआई, जिसकी वजह से उनको एफडीआई पे भी ध्यान देना पड़ता। ठीक, अलाउ वगैरह करनी पड़ती, और वो एफडीआई का रोल वगैरह चाहते नहीं थे। इसके अलावा फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फर्स्ट फेज, अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे वो दो फेजेस में आए। तो पहला फेज जो था, अगर हम बात करें, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर सरकार ने सबसे पहले माओ का जो सिस्टम चल रहा था, कम्यून सिस्टम, उसे बंद किया। तो फिर क्या किया, मतलब उस कम्यून सिस्टम को विड्रॉ कर लिया। कम्यून की जो लैंड थी वो फिर से फार्मर्स को बांट दी गई उनके हिसाब से। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान के रखने वाली बात है, सिग्निफिकेंट इट इज टू नोट दैट द लैंड वाज लोकेटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग, डिवॉइड ऑफ ओनरशिप राइट्स। मतलब यहाँ पे जो लैंड लैंड वापस की गई थी वो खाली फार्मिंग करने के लिए दी गई थी, उनको जमीन का ओनरशिप राइट्स नहीं दिए गए थे, मतलब मालिकाना हक नहीं दिया गया था। फार्मर्स इन अ वे जो थे वो एक तरीके से टेनेंट्स थे। टेनेंट्स मतलब किराएदार हुआ करते थे सरकार के, नॉट द ओनर्स ऑफ द सॉइल, ना कि मिट्टी के मालिक हुआ करते थे। तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, हाँ बस इसमें एक चीज ये था, ये इसमें लिखा भी है, यहाँ मैंने पढ़ा है नहीं तुम्हें, जो अलॉटीज थे, मतलब जिन्हें जमीन दी गई थी, उनको एक चीज अलाउ कर रखी थी गवर्नमेंट ने, कि जमीन से होने वाली इनकम वो अपने पास रख सकते हैं सरकार को टैक्स देने के बाद। सेकेंड फेज क्या हुआ, सेकेंड फेज जो था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर पूरी तरीके से फोकस था। यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया ताकि वो प्रोडक्शन कर सके गुड्स एंड सर्विसेज का। और स्टेट ओन्ड जो एंटरप्राइजेस थी उनको इस वजह से प्राइवेट सेक्टर का कंपटीशन का सामना करना पड़ा। इसके अंदर चाइनीज गवर्नमेंट ने डुअल प्राइसिंग सिस्टम को लागू किया। फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो थी उनको रिक्वायर्ड था कि वो मेक करें और सेल करें परचेज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। मार्केट प्राइसेस वर अलाउड टू ऑपरेट फॉर ऑल अदर ट्रांजेक्शन इन द इकोनॉमी। मतलब क्या है इस बात का, तो वो भी मैं बता देता हूँ इस बात का क्या मतलब है। इस बात का मतलब ये है, सरकार ने कहा, सरकार ने एक लिमिट लगा दी, जैसे मान लो ये कोई फार्म है या फिर कोई फर्म है, इनने लिमिट लगा दी कि भाई तुम जो हो कोई भी चीज उगा रहे हो, मान लो 200 किलो आलू उगा रहे हो। ठीक, इन्होंने कहा अब तुम आलू जितना भी उगाओ हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन 200 किलो तक आलू जो है वो 10 रुपए किलो के हिसाब से ही बेचोगे। ठीक, ये 10 रुपए किसने फिक्स किए, गवर्नमेंट ने फिक्स किए। और फिर इन्होंने पूछा अब 200, अगर हम 200 से ज्यादा बेचे, मतलब 200 के बाद बेचे, तो 200 के बाद आप कितना भी बेचो वो आप किससे बेचोगे, मार्केट प्राइस पे बेचोगे। तो ये काम वहां पे किया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो थे वो चाइनीज गवर्नमेंट ने सेटअप करे, ये भी इसमें ही करा गया, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में करा गया। तो अगला पॉइंट आप इसमें वही लिख सकते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
ये क्या होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक एरिया होता है जो हमारे ही देश के अंदर होता है, जहाँ पे इकोनॉमिक रेगुलेशंस जो होती हैं वो बाकी के देश से अलग होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने हिंदुस्तान के अंदर, महाराष्ट्र में एक जगह है बद्दी नाम से, जहाँ पे आप अगर अपनी इंडस्ट्री खोलने जाते हो तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अगर आप यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री खोलोगे हमारे महाराष्ट्र में जाके, तो आपको क्या मिलेगा? टैक्स कंसेशन मिलेगा, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में छूट मिलेगी, सब्सिडी वगैरह भी मिलेगी, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जो सीज आर कंडक्टिव टू सीड आर कंडक्टेड टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो सीज करे गए थे मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए थे, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए थे। ठीक, जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे थे सीज में, यहाँ लिखा भी है, उन्हें लोअर टैक्स और टैरिफ के एडवांटेजेस मिल रहे थे। इंडिया की इंक्लूडिंग इंडिया, बहुत सारे देशों ने चाइना के इस मॉडल को अडॉप्ट किया जब ये सक्सेसफुल साबित हो गया। ठीक, पाथ स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब हमें पाकिस्तान के बारे में पढ़ाया जाएगा। हमने इंडिया भी पढ़ लिया, चाइना भी पढ़ लिया, पाकिस्तान देखते हैं। तो पाकिस्तान का कोई अपना इतिहास तो है नहीं। 1947 में उन्हें आज़ादी मिली। ठीक, 24 अगस्त को आज़ादी मिल गई थी, उनकी जिद थी, सॉरी 14 अगस्त को उनकी जिद थी कि उन्हें इंडिया से पहले आज़ादी चाहिए। तो 14 अगस्त को उन्हें आज़ादी दे दी गई और 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल गई। ठीक, इट वॉज अ मिक्स इकोनॉमिक मॉडल, उन्होंने भी हमें कॉपी करा, मिक्स इकोनॉमिक मॉडल को लागू करा। उन्होंने भी पूरी तरीके से देखो हमें कॉपी करा, पब्लिक सेक्टर को की रोल प्रोवाइड किया। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था वो उनकी भी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी के ऊपर बेस्ड था। ठीक, उन्होंने भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को टैक्सेस से और कंपटीशन से, कॉम्पिटेटिव इंपोर्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी, जो हमने भी करी थी। याद होगा, इंपोर्ट कोटाज और टैरिफ लगाए थे। ठीक, इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। इसके अलावा कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को उन्होंने भी नेशनलाइज किया विद द थ्रस्ट ऑन पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। ठीक, जिस और पब्लिक सेक्टर ने उसमें इन्वेस्टमेंट करी, सरकार ने मतलब इन्वेस्टमेंट करी। रियलाइजिंग दैट द पेस ऑफ ग्रोथ वाज कमिंग टू ग्रिंडर हॉल्ट, देयर वाज अ मेजर शिफ्ट इन स्ट्रेटजी ड्यूरिंग 1980। लेकिन 1980 में चाइना ने अपनी, वो पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। इन्होंने क्या करा? डी नेशनलाइजेशन कर दिया और प्राइवेटाइजेशन बिकेम द कोर एलिमेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। मतलब इन्होंने डी नेशनलाइजेशन किया और प्राइवेटाइजेशन किया। एफडीआई बिकेम द फॉलक्रम ऑफ ग्रोथ, इन्होंने एफडीआई को ग्रोथ का इपी सेंटर के तौर पे डिसाइड करा। जो प्रोसेस था ग्रोथ का वो ग्लोबलाइजेशन से लिंक कर दिया। मतलब अगर मैं कहूँ 1980 के आसपास इन्होंने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू कर दिए, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू करते ही इनने हमसे बहुत पहले लागू कर दिए और ये उसके बाद बर्बाद होते चले गए। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब आपको एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स पढ़ाए जाएंगे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के। सबसे पहले डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, तो इंडिया के अंदर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इतने मिलियन लोगों की है, 1352, चाइना की 1393 और पाकिस्तान की इतनी। तो चाइना इसमें नंबर 1 पे है, हम नंबर 2 पे और पाकिस्तान नंबर 3 पे। बहुत सारी डाटा पुराना है, हाँ 2017-18 का डाटा है बेटा, पुराना है। इस समय हमें नंबर 1 पे। ठीक, एनुअल ग्रोथ और रेट ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन 1.03% से बढ़ रही है, चाइना की 0.46 से और पाकिस्तान की 0.25 से। ठीक, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट में सबसे तेज इस समय पाकिस्तान है इस डाटा के अकॉर्डिंग। सेकंड नंबर पे इंडिया है और चाइना थर्ड नंबर पे है। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक इंसान के हिस्से में कितने स्क्वायर किलोमीटर आ रहे हैं, अगर बात करें 455 इंडिया में और चाइना में 148 और पाकिस्तान में अगर बात की जाए 275 के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इंडिया सबसे ज्यादा डेंस है। मतलब डेंस का मतलब क्या है? भीड़ भड़का सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो हमारे यहाँ एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 455 लोग रह रहे हैं। चाइना में इतने, पाकिस्तान में इतने। तो सबसे कम कहाँ रह रहे हैं? चाइना में। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में और तीसरे नंबर पे यहाँ रह रहे हैं। सेक्स रेशियो की बात करें, सबसे अच्छा सेक्स रेशियो किसका है? तो बात करी जाए सबसे अच्छा चाइना का है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का हमसे भी अच्छा है, और अच्छी बात है, लो शर्म आनी चाहिए। और इंडिया का पाकिस्तान से भी बुरा है। फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट का मतलब हो गया एक लेडी जो होती है वो 15 साल की उम्र से 45 साल तक की उम्र तक कितने बच्चों को जन्म देती है, वो फर्टिलिटी रेट के अंदर आता है। इंडिया में 2 का है, चाइना में 1 का है और यहाँ पे 3.6 का है। तो अगर हम बात करें इसमें भी, तो ये कौन सा अच्छा होना चाहिए? ज्यादा अच्छा होना चाहिए, कम अच्छा होना चाहिए? ये कम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एडवर्स इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। जितने ज्यादा बच्चे लेडीज पैदा करेंगी उतना उनकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है।
तो सबसे बेटर चाइना का है, दूसरे नंबर पे हमारा है, और तीसरे नंबर पे सबसे खराब पाकिस्तान का है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब शहर में कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है, तो चाइना में 59% नंबर वन पे है, पाकिस्तान में 37 और हमारे देश में 34, पाकिस्तान हमसे यहाँ भी आ गया है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं चलो। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें वही लिखा है, इंडिया की जो है अगर हम बात करें, इतनी पॉपुलेशन है जो कि वर्ल्ड की उतनी है, चाइना की इतनी है, कम, चाइना की सबसे कम है। तो पॉपुलेशन के बारे में बता दिया गया आपको। उसके बाद डेंसिटी के बारे में बता दिया गया कि अगर हम चाइना की डेंसिटी की बात करें, वो इंडिया और पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक, ऐसा क्यों है? चाइना के पास क्योंकि बहुत ही बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों से ज्यादा। अब यहाँ पे उन्होंने डेंसिटी का डाटा जो हमने वहां लिख रखा था, मैंने तुम्हें बताया पिछले चैप्टर में भी, तुम्हें छाप देना है। ठीक, तो ये कर देना है आपको। इसके अलावा फर्टिलिटी रेट वो भी चाइना में सबसे कम है। ठीक, इंडिया में हाई है और पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा हाई है, अलार्मिंगली हाई है। अब चाइना में ये कम क्यों है? चाइना में ये इसलिए कम है क्योंकि चाइना में 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया गया था। लो फर्टिलिटी, एज अ रिजल्ट ऑफ लो फर्टिलिटी रेट अगर हम देखें तो चाइना को नुकसान भी हुआ। चाइना की जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, वो सबसे कम है तीनों नेशन में। ठीक, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। इंडिया की जो ग्रोथ रेट है अगर हम देखें, विद द एग्जिस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ इट इज फीयर्ड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में सून एग्जिट चाइना। तो ये इसमें बात लिखी है, ये हो ही चुका है, तो इसको सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। इंडिया की भी ऐसे ही है, बहुत ही ज्यादा है। वन चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी को 1979 में चाइना के अंदर लागू किया गया ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोका जा सके। वन चाइल्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग, परसुइंग दिस पॉलिसी चाइना हैज सक्सेसफुली रिड्यूस द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन नियरली हाफ। चाइना की जो ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की, वो आधी हो गई, मतलब 1.33% हो गई, 1979 में थी, वो 2017 में 0.46 हो गई। आधी हो गई यार, और भी कम हो गई बल्कि, अब मुझसे बात करें तो। ठीक, द पॉलिसी वाज डिसकंटिन्यूड इन अर्ली 2016, 2016 में इस पॉलिसी को बंद कर दिया गया, जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ? एज द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी वॉज फेल्ड इवन बियॉन्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अब चाइना की समझ में आने लगा था। इस पॉलिसी की वजह से ओइंग टू द प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस बढ़ गई। ठीक, हैविंग ओनली वन चाइल्ड लेड टू सीरियस सोशल डिसकंटेनमेंट। गर्ल चाइल्ड से लोगों को डिसकंटेनमेंट होने लगा, एक तरीके से सोशल केओस क्रिएट हो गया। अल्टीमेटली क्या हुआ? जो नंबर ऑफ, जो सेक्स रेशियो है, नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स का, वो इनका बिगड़ गया। वन चाइल्ड पॉपुलर पॉलिसी से एक और नुकसान हुआ, इनके देश में एल्डरली लोगों की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई एज कंपेयर टू यंगर पॉपुलेशन। वन चाइल्ड पॉलिसी को सही कर दिया गया है, हटा दिया गया है अब चाइना के अंदर से, और अब वहां पे टू चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। आगे देखते हैं। बोथ चाइना एंड पाकिस्तान शोइंग ब्राइटर साइन ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें, चाइना और पाकिस्तान दोनों में ही अर्बनाइजेशन के ब्राइटर चांसेस हैं, इंडिया से ज्यादा मतलब अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है। अर्बनाइजेशन जो है वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से लिंक करता है। ठीक, तो वो यहाँ पे उसका डाटा दे रखा है। अकॉर्डिंगली चाइना और पाकिस्तान हैव अ बेटर रिकॉर्ड देन इंडिया इन जनरेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एग्रीकल्चर। और इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में इंडिया से अच्छे हालात हैं एग्रीकल्चर के बाहर जॉब अपॉर्चुनिटीज के मामले में। सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो इन तीनों ही कंट्रीज का बाइज्ड है अगेंस्ट फीमेल्स। ठीक, तीनों का ही सेक्स रेशियो बहुत कम है, चाइना और पाकिस्तान, इंडिया, तीनों का। ठीक, सेक्स रेशियो पॉइंट पॉइंट आउट करता है कम सोशल बैकवर्डनेस को। फीमेल फोर्टिसाइड जो हो गया वो प्रिंसिपल कॉज है इस सेक्स रेशियो का। फीमेल फोर्टिसाइड मतलब गर्भ के अंदर ही बच्ची को मार देना, मतलब पेट में ही मां के बच्चे को मार देना। जीडीपी और सेक्टुअल चेंजेस, अब हमें दूसरा इसमें कंपैरिजन सिखाया जाएगा। अगर हम देखें कि इंडिया में अगर देखें जीडीपी फॉर द पीरियड कितनी चल रही है 1990 में और 2017 में, अब क्या है? इंडिया की जीडीपी 1990 में 5.7 थी, जो बढ़ के 7.3 हो गई। चाइना की 10.3 थी, वो कम हो गई, ये तो इंक्रीज हुई है, ये डिक्रीज हो गई। ठीक, पाकिस्तान की 6.3 थी, ये 5.3 हो गई, ये भी डिक्रीज हो गई। चाइना की अगर देखो तो यहाँ पे डबल डिजिट में, मतलब 10% से 10 से ऊपर है, तो ये डबल डिजिट कहलाता है, ये डबल डिजिट में। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब इसमें भी कुछ ऐसी बात लिखी होगी, तो उस समय के टाइम पे अगर देखें तो चाइना की जीडीपी सबसे ज्यादा थी, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान था, थर्ड नंबर पे इंडिया था। आज के समय पे देखें तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया है, सेकंड नंबर पे चाइना है और थर्ड नंबर पे पाकिस्तान है 2017 डाटा के अकॉर्डिंग। साइज ऑफ इकोनॉमी तो देखते हैं।
चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड जीडीपी के मामले में, 71 ट्रिलियन जीडीपी है। इंडिया की जीडीपी जो है अगर हम बात करें वो चाइना की जीडीपी की 41% है। और पाकिस्तान की जीडीपी, अगर आपको डाटा याद ना रहे तो ये 11%, 41% ही जरूर याद कर लेना। इंडिया की जीडीपी की 11% है। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी चाइना की अगर हम बात करें, चाइना ने जो है डबल डिजिट ग्रोथ रेट को मेंटेन कर रखा है। पाकिस्तान की इतने परसेंट से बढ़ रही है, हमारी इतने परसेंट से बढ़ रही है। पाकिस्तान जो है 1990 में इंडिया से आगे था, लेकिन 2017 आते आते जो ग्रोथ रेट है चाइना की वो और पाकिस्तान की वो कम हो गई और इंडिया की बढ़ गई। ठीक। रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना। अब चाइना के अंदर जो ग्रोथ रेट जो कम हो गया उसके पीछे क्या रीजंस दिए गए हैं, तो ये पढ़ लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में कहीं ना कहीं फंस जाए। स्लो डाउन इन द ग्लोबल इकोनॉमीज, अगर बात करें जो ग्लोबल इकोनॉमीज है, यूरोपियन इकोनॉमीज पर्टिकुलरली हैज लोअर द डिमांड फॉर चाइनीज प्रोडक्ट, वहां से चाइना के लिए आने वाले प्रोडक्ट की डिमांड कम होती जा रही है। ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक डिमांड इन चाइना इज स्लोइंग डाउन, मतलब चाइना की डोमेस्टिक डिमांड भी हल्की हल्की कम हो रही है। ठीक, क्यों? बिकॉज ऑफ राइजिंग प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि वहां के लोग अब सेव ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू सेव जो है हमें पता ही है क्या होता है। करप्शन एंड इकोनॉमिक क्राइम्स हैव टेंडेड टू राइज ओवर टाइम, पाकिस्तान में करप्शन और इकोनॉमिक क्राइम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाइना के पीपल जो है आजकल एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यू हायर एक्सप्लोर कर रहे हैं हायर वेज अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, इट लीडिंग टू मैसिव माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब चाइना से अब लोग निकल के बाकी दुनिया के देशों में जा जाके नौकरियां ढूंढ रहे हैं अच्छी अर्निंग्स के लिए। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो भी क्या कर रहे हैं, अब आजकल चाइना की इकोनॉमी से पैसा बाहर निकाल के बाहर खर्च कर रहे हैं। वेयर एज वेयर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मिनिमम, मतलब वहां पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जहाँ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम से कम हो और पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल लिबर्टी मैक्सिमम। ठीक, चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम से भी जूझ रही है। जीडीपी ग्रोथ से जो है अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उनके सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रीजंस फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और एफडीआई जो है हैज स्टार्ट श्रिंकिंग, अकॉर्डिंगली जीडीपी ग्रोथ हैव बीन सेवरली हिट, जीडीपी ग्रोथ पे नुकसान पहुंचेगा। जब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और एफडीआई कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट तो जीडीपी बढ़ रही है। ठीक, करप्शन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिससे भी क्या हो रहा है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हमें देखने को मिल रहा है। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी जो है वो कम होकर 3.75% हो गई थी इस पीरियड के बीच में, और 2017 में पाकिस्तान इतनी की ग्रोथ से बढ़ रहा है। 2019 में इस फर्दर स्लम टू, बाद में ये और कम होके कब इतनी रह गई, 3.3 रह गई, मतलब और कम हो गई। ठीक, स्लो जीडीपी ग्रोथ की वजह से लो लेवल ऑफ इनकम है और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है एक तरीके से लो इनकम ग्रोथ, लो ग्रोथ ट्रैप में फंस चुकी है। ठीक, अब तीसरा आता है सेक्टरल शेयर के हिसाब से बता रखा है भाई, तो देखते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का, इंडस्ट्री का सेकंड नंबर पे, एग्रीकल्चर का थर्ड नंबर पे। पहले कंट्री वाइज देखेंगे, ठीक है। सर चाइना में भी सर्विस सेक्टर का है, सेकंड नंबर पे इसका है, थर्ड नंबर पे इसका है। पाकिस्तान में फर्स्ट नंबर पे सर्विस है, सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर है और थर्ड नंबर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर है। वर्क फोर्स की बात करें, इंडिया में सबसे ज्यादा वर्क फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। ठीक, उसके बाद सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में और फिर हमारी इंडस्ट्री में है। चाइना में सबसे ज्यादा जो वर्क फोर्स है वो टर्शियरी सेक्टर में काम करती हुई मिलेगी, सेकेंडरी सेक्टर में दूसरे नंबर पर और एग्रीकल्चर में सबसे कम। पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा वर्क फोर्स एग्रीकल्चर में काम करती हुई मिलेगी, दूसरे नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर में और तीसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करती हुई नजर आती है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो अब तुम ऐसे देखो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो, इंडिया की 43% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज है, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तब भी सबसे कम है। इंडिया की 32% पॉपुलेशन टर्शरी सेक्टर में इंगेज है और उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। ठीक, ये है। और सर्विस सेक्टर के बारे में भी लिख सकते हो कि इसकी 25% पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में इंक्लूड है और उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 30% है। ठीक, अब हम देखते हैं किसे, अब हम पकड़ते हैं चाइना को। ठीक, चाइना देखते हैं। तो चाइना की बात करें अगर हम ध्यान से देखो तो चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में काम कर रही है और सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी किसका है, सर्विस सेक्टर का है। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में काम कर रही है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 41% है।
और चाइना में एग्रीकल्चर 26% काम कर रही है एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 7%। ठीक, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या दे रखा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान को अगर हम देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में है और उसका कंट्रीब्यूशन खाली 24% है जीडीपी के अंदर। सेकेंड नंबर पे टर्शरी सेक्टर में है, उसका कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा है 57%। और यहाँ पे ये 24% है, इसका कंट्रीब्यूशन मात्र कितना है? 19% है। तो ये इस तरीके से आपको इसे कंपेयर करना होगा और यही चीजें आपको इसमें लिख देनी है। पढ़ोगे तो यही मिलेगा, इसे पढ़ के देखना, सब कुछ आपको यही मिलेगा। ये ऐसे ही लिखने होते हैं, डाटाबेस पॉइंट है, बहुत इजी होते हैं अगर आए तो। इसके अलावा अगला आता है जो कंपैरिजन किया जाएगा, वो इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे कंपैरिजन किया जाएगा। जैसे कि कौन कौन से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब तुम्हें पता ही है कि एक इंसान कितने साल जीता है, जितने ज्यादा जिएगा उतनी वो बेटर होगी। एडल्ट लिटरेसी रेट, कितने एडल्ट जो है वो पढ़े लिखे हैं। ठीक, परसेंटेज पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने लोग हैं, तो ये भी लोअर द बेटर होगा, ऑब्वियस सी बात है। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, 1 साल से कम उम्र के बच्चे कितने मर जा रहे हैं, ये भी जितना कम होगा उतना अच्छा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये क्या हो गया, मतलब एक माँ जो बच्चों को जन्म देते समय मर जाए, वो भी रेट जो इसमें सबसे कम होगा वो अच्छा, उस देश का अच्छा माना जाएगा। इस तरीके से परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जिसके पास पानी पीने की, अच्छे पानी पीने की, साफ पानी पीने की सुविधा मौजूद है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन के पास मौजूद होगी वो देश उतना अच्छा माना जाएगा। अंडर नरिश पॉपुलेशन जितनी कम होगी वो देश उतना अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिन पॉपुलेशन जिसके पास इंप्रूव सैनिटेशन की फैसिलिटी है जितनी ज्यादा होगी वो देश उतना अच्छा माना जाता है। जीडीपी की बात करें, वो जीडीपी पर कैपिटा जो है, वो जीडीपी तुम्हें पता ही है भाई, जिसकी ज्यादा वो देश अच्छा। इस इंडिकेटर के इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम लोग एक इंडेक्स बनाते हैं जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, इसका आंसर हमेशा 1 आता है, ये हमेशा ध्यान रखना, इसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। ठीक, तो देख लेते हैं। द हायर वैल्यू ऑफ एसडीआई पॉइंट हायर रैंक, जितनी ज्यादा एसडीआई की वैल्यू आएगी 1 के करीब आएगी, उतनी ज्यादा रैंक आपकी देश की मानी जाती है। तो अब कंपैरिजन करते हैं अपने लोग अपने तीनों देशों का, तो ध्यान से देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अब मार्कर ले लेता हूं मैं यहाँ से। कौन सा ले, चलो हरा ले लेते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा किसका? चाइना का। तो सबसे बेटर कौन? चाइना। रैंक एसडीआई में सबसे अच्छी किसकी? चाइना की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे अच्छी किसकी, सबसे ज्यादा कौन लोग जीते हैं? चाइनीज जीते हैं। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब परसेंटेज एज 15 अब, मतलब 15 साल से ऊपर के कितने परसेंट बच्चे हैं जो स्कूलिंग कर चुके हैं, तो ये बात करें, ये भी चाइना में सबसे ज्यादा है। जीएनआई पर कैपिटा, मतलब जीडीपी समझ लो एक तरीके से यार, ग्रॉस नेशनल इनकम, तो ये भी चाइना की सबसे ज्यादा है। पॉवर्टी लाइन से नीचे की पॉपुलेशन चाइना में सबसे कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट चाइना में सबसे कम है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट चाइना में सबसे कम है। ठीक, पॉपुलेशन जिसके पास बेसिक सैनिटेशन की फैसिलिटीज हैं, चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के पास है। ड्रिंकिंग वाटर सोर्स सबसे ज्यादा चाइना के पास है। अंडर नरिश चिल्ड्रन सबसे कम चाइना में है। तो चाइना इन तीनों ही देशों में सबसे बेटर है अगर ध्यान से देखा जाए। अगर सेकंड रैंकिंग हम लेंगे, तो सेकंड रैंकिंग हम दे देते हैं लाल से। तो सेकंड रैंकिंग की क्या स्थिति है? सेकंड रैंकिंग की कुछ ये स्थिति है। सेकंड रैंक किसकी होगी? जितना ज्यादा उतना अच्छा, इंडिया की। यहाँ पे इंडिया बेटर, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की अच्छी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडिया के अच्छे, जीडीपी इंडिया की ज्यादा, पॉवर्टी लाइन में पॉपुलेशन इंडिया की कम, अच्छी बात है। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट इंडिया का कम, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट इंडिया का कम, सैनिटेशन की फैसिलिटी दोनों ही देशों में बराबर है, यहाँ पे हम दोनों इक्वल है। ठीक, पॉपुलेशन यूजिंग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इंडिया की ज्यादा है। अंडर नरिश चिल्ड्रन अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पाकिस्तान हमसे बेटर है। ठीक, तो ये इस टेबल का कुछ अगर बात करें तो एनालिसिस है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होता है पॉइंट वाइज पॉइंट। कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताएंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इन तीनों देशों की ये वैल्यूज है और इसमें चाइना की सबसे अच्छी वैल्यू है। उसके बाद ऐसे ही आप रैंक के बेसिस से बताएंगे, सबके बारे में एक एक करके आप बता देंगे इनकी डेफिनेशन के साथ, और ये भी लिखेंगे कि हायर अच्छा होता है या लोअर अच्छा होता है।
ठीक, तो ये इस तरीके से करना होता है। ये लिबर्टी इंडिकेटर्स छोटा सा टॉपिक दे रखा है, चलो देख लेते हैं। इट में बी आर्ग्यू, कभी कभी ये आर्ग्यू किया जाता है कि एसडीआई रेटिंग जो है इंडिया की, वो इज लो कंपेयर टू चाइना, चाइना के कंपेरिजन में लो है। partially partly because SDI does not include parameters of liberty of life, क्योंकि इसके अंदर लिबर्टी ऑफ लाइफ के पैरामीटर्स नहीं आते। मतलब पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स, मतलब ये सब चीजें अगर हम बात करें एसडीआई में इंक्लूड नहीं की जा सकती। तो इसीलिए इंडिया चाइना से नीचे है, अगर इन्हें इंक्लूड करेंगे तो हम चाइना से ऊपर भी पहुंच सकते हैं। लिबर्टी इंडिकेटर्स का मतलब हो गया रिफर्स टू measures to the extent of demographic participation in social and political decision making, मतलब देश की जनता का कितना पार्टिसिपेशन है सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर, ये लिबर्टी इंडिकेटर्स बताते हैं। इनमें के जैसा एक इंडिकेटर है, वन सच लिबर्टी इंडिकेटर्स हैज बीन एडेड द मेजर ऑफ द एक्सटेंड टू डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, इसे ऐड किया गया है। बट इट हैज नॉट बीन गिवन एनी एक्स्ट्रा वेट इन द कैलकुलेशन ऑफ एसडीआई, लेकिन एसडीआई को कैलकुलेट करते समय इसे ज्यादा वेट या इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। Indicators for extent of constitutional protection given to rights of citizen or the extent of constitutional protection of the independence of the judiciary and the rule of law have not been introduced so far। अगर हम बात करें कि राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को लेके या फिर जुडिशरी की या फिर लॉ की इंडिपेंडेंस को लेके कोई भी इंडिकेटर इसमें ऐड अभी तक नहीं किया गया है। विदाउट गिविंग दीज इंडिकेटर्स ओवर राइडिंग इंपॉर्टेंस एसडीआई इज इनकम्प्लीट, इसलिए कुछ लोग एसडीआई को इनकम्प्लीट मानते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन मिला है, ठीक, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, आ सकता है, अब तक देखने को नहीं मिला, हो सकता है मिल जाए। ठीक, तो ये दे रखा है। अब आगे देखते हैं डेवलप क्या आ सकता है, क्वेश्चन बता देता हूँ। ये आ सकता है कि कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि एचडीआई जो है वो इनकम्प्लीट है, तो क्या ये सही है? यस और नो, और हाँ या नो, तो क्यों? ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज का अप्रेजल दे रखा है। पहले चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना ने रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया 1978 में, ठीक, ताकि जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसको सही किया जा सके। ठीक, इंडिया और पाकिस्तान की तरह जो रिफॉर्म्स आए चाइना में, वो वर्ल्ड बैंक की कोई शर्त नहीं थी, वर्ल्ड बैंक या मॉनेटरी फंड की। ठीक, ये ध्यान रखना है, ये पहला पॉइंट। ये चाइना का खुद का सोचा समला फैसला था रिफॉर्म्स को लेके आना। ठीक, इट वाज रियलाइज्ड बाय द लीडरशिप ऑफ चाइना दिस मायो स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ, मतलब क्लोज्ड कमांड इकोनॉमी की वाज नॉट यील्डिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब चाइना की गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि हम बात करें कि माओइस्ट हो गया, सॉरी जॉन माओ जेडोंग जो हो गया, उसकी जो माओइज्म की आइडियोलॉजी थी, वो आइडियोलॉजी जो है डिजायर्ड रिजल्ट को ईल्ड नहीं कर रही है। ठीक, पार्शली डिस्कार्डिंग दिस स्ट्रेटेजी, इसलिए उन्होंने उसकी स्ट्रेटेजी को डिस्कार्ड करना शुरू किया। द लीडरशिप एनमार्क अपॉन डोमेस्टिक कैंपेन ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म्स ऑन अ मैसिव स्केल। ठीक, उन्होंने क्या करना शुरू किया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अलावा उन्होंने जो है लैंड रिफॉर्म्स को मैसिव स्केल पे लागू किया। हाउस होल्ड को इंडस्ट्रीज स्टार्ट करने दी गई अपने बैकयार्ड में। इट इज ट्रू दैट इवन दिस स्ट्रेटेजी हैव फेल्ड टू अचीव द डिजायर्ड गोल ऑफ इकोनॉमिक टेक ऑफ। इससे इकोनॉमिक टेक ऑफ का जो डिसीजन था, इकोनॉमिक टेक ऑफ क्या था सर, ये कहीं पड़ा था, ये कहीं पड़ा था, तो रीजनल वेरिएशंस में पड़ा था, जिसमें हमने देखा था इंडिया के कुछ रीजन्स में सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो है वो लोगों ने काम करना ज्यादा शुरू कर दिया है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर, और कुछ रीजन्स में जो है वो सेकेंडरी सेक्टर से लोगों ने छोड़ के काम एग्रीकल्चर सेक्टर में करना शुरू कर दिया। इस चीज को इकोनॉमिक टेक ऑफ कहा जाता है। ठीक, जी हमने पढ़ा था। इट हैड बीन सर्टेनली प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर फर्दर रिफॉर्म्स इन द कंट्री। इसके अलावा इसने रिफॉर्म्स ही नहीं लाया, चाइना को थोड़ा डेवलप ही नहीं किया, इसने आगे वाले रिफॉर्म्स के लिए भी बेस तैयार कर दिया। फिर सरकार ने हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी। ठीक, एफडीआई वर्ल्ड लाइक अ पेनेसिया अ सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, एफडीआई जो है वो सोल्यूशंस के तौर पे साबित हुई चाइना की सारी प्रॉब्लम्स के लिए, और चाइना जो थी वो इपी सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के तौर पे पूरी दुनिया के सामने आया। ठीक, इट इज ऑफ क्रिटिकल सिग्निफिकेंस दैट चाइना इंट्रोड्यूस एंड implemented रिफॉर्म फर्स्ट एट अ स्मॉलर लेवल।
चाइना में रिफॉर्म्स जो है पहले स्मॉल लेवल पे आए, जब उनके रिजल्ट मिलना शुरू हो गए और वो उससे सेटिस्फैक्ट्री हो गए तो उन्होंने उनसे एक्सटेंड कर दिया लार्जर स्केल पे। A rigorous cost-benefit analysis of each reform at the initial stage helped the leadership to undertake excessive exercise of resource allocation with greater success and better results। मतलब इन्होंने क्या किया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी हर रिफॉर्म्स की इनिशियल स्टेज पे, जिससे लीडरशिप को फैसले लेने में और रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड फैसले लेने में आसानी हुई और उससे बेटर रिजल्ट भी इन्हें मिले। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में जो रिफॉर्म्स थे 1988 में आ गए थे, ठीक, फेल टू सस्टेन द पेस ऑफ ग्रोथ, लेकिन उससे ग्रोथ नहीं बढ़ी इनकी, जो इनके पास पहले थी उतनी भी नहीं पहुंच पाई। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो पाकिस्तान के थे वो स्टेगनेट करना शुरू कर चुके थे। वाइल प्रायर टू द रिफॉर्म्स, रिफॉर्म से पहले जो प्रोपोर्शन था पुअर का, मतलब गरीबों की संख्या जो थी वो 1960 में 40% थी, वो कम होकर 1980 तक 225% हो गई थी। लेकिन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के अंदर ऐसा था, देयर वाज अ रिवर्सल ऑफ दिस ट्रेंड। लेकिन प्री रिफॉर्म पीरियड में मतलब ऐसा था, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में ये ट्रेंड चेंज हो गया। 1980 के बाद ग्रोथ रेट वाज रिकवर्ड टू बी लोअर इन 1990। जो ग्रोथ रेट थी 1990 में वो कम ही रही। पाकिस्तान जो है मतलब रीइमर्जेंस पॉवर्टी की देखने को मिली हमें यहाँ पे। पाकिस्तान जो है हैड अ साइन ऑफ रिलीफ पर्टिकुलरली इन द ईयर ऑफ 1718। 1718 में पाकिस्तान को थोड़ा रिलीफ मिला, जब जीडीपी जो ग्रोथ थी उसकी वो 5.5% बढ़ गई थी। ठीक, द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर जो था उस समय 4.9 और 6.2% से बढ़ रहा था। बिसाइड सम अदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स शोइंग अ मोर स्टेबल एंड पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेंड। और जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो ग्रोथ ट्रेंड शो कर रहे थे, मतलब शो कर रहे थे कि हाँ, पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सकती है। ठीक, तो आगे देखते हैं। बट ओवरऑल पिक्चर जो थी ऑफ पाक इकोनॉमी वाज रेदर बीन डिसहार्टनिंग। जो चाइना पाकिस्तान की स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इकोनॉमिक स्लो डाउन हैज ग्रिप द पाक इकोनॉमी लाइक नेवर बिफोर। इकोनॉमिक स्लो डाउन जो पाकिस्तान में आया वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। इसके पीछे प्राइमरी रीजन जो था वो इकोनॉमिक पाकिस्तान में स्लो डाउन आने का इज दैट द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड टू रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। मतलब वो एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंजेस के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे थे। एग्रीकल्चर आउटपुट रिमेन्ड हाईली वॉलेटाइल। जो एग्रीकल्चर आउटपुट था वो आज भी हाईली वॉलेटाइल, मतलब बहुत ज्यादा रिस्की था। ठीक, वॉलेट 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 क्या है ये लिखा, वॉलेटिट जो वॉलेटिलिटी इन एग्रीकल्चर लीड टू वॉलेटिलिटी इन एक्सपोर्ट्स एंड फाइनली वॉलेटिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज। मतलब जो रिस्क हुआ एग्रीकल्चर में उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स थे वो भी कम हो गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कम हो गए। टू इस चीज को मतलब कोप करने के लिए, टू कोप विद द इट्स फॉरेस्ट नीड्स के लिए, को कोप करने के लिए, मतलब अपनी फॉरेन एक्सचेंज की नीड्स को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने क्या करा, रिलाय करना शुरू कर दिया रेमिटांसेस के ऊपर, जो उसे अब्रॉड से आ रहे थे, खासतौर से मिडिल ईस्ट से, और बाकी की दुनिया से पैसे उधार लेना शुरू कर दिए। पाकिस्तान failed to build its industrial base for sustainable export of manufactured goods। पाकिस्तान अपना इंडस्ट्रियल गुड्स बेस्ड में बना नहीं पाया, जिसकी वजह से उसके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो थे एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहा था वो। ठीक, ग्रोइंग रिलायंस ऑन एक्सटर्नल बोरोइंग हैज ड्राइवन द पाक इकोनॉमी इनटू अ डेब्ट ट्रैप। पाकिस्तान के लगातार कर्ज लेने से वो एक डेब्ट ट्रैप में फंसता जा रहा था, जिसकी उसे बाहर निकलने की कोई उम्मीद है नहीं। द कंडीशन जो है वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि बल्क ऑफ द बोरोइंग फ्रॉम अहेड आर एग्जॉस्टेड इन पेइंग द इंटरेस्ट ऑन द एग्जिस्टिंग लोन। मतलब जो भी पाकिस्तान बोरो करता है, पैसा अब उधार लेता है, उसमें से आधा से ज्यादा पैसा तो लोन का ब्याज चुकाने में चला जाता है। फंड फॉर डेवलपमेंट आर एक्सट्रीमली स्केयर। डेवलपमेंट के लिए उसके पास पैसे है ही नहीं। ठीक, पर्टिकुलरली व्हेन एक्सट्रीमिस्ट रूल्स द रूल्स, जब तक कि वहां पे एक्सट्रीमिस्ट का रूल रहेगा। री इमरजेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लेना। देखो इस चैप्टर के अंदर, ठीक, डेवलपमेंट पास चाइना का, पाकिस्तान का, सिमिलैरिटीज, री इमरजेंस हो गई इसकी अगर हम बात करें, और वो ग्राफ्स, मतलब ग्राफ का सॉरी टेबल्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टार्टिंग विद द प्रोसेस ऑफ प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान रिलाई ऑन द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन असाइनिंग सेंट्रल रोल टू द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक, देखो इसमें लिखा भी है, प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने के बाद, आजादी के बाद, पाकिस्तान ने जो है पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन को फॉलो किया और पब्लिक सेक्टर को सबसे इंपॉर्टेंट रोल असाइन किया। ठीक, लाइक इन इंडिया, इंडिया की तरह ग्रीन रेवोल्यूशन जो पाकिस्तान में आया उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला पाकिस्तान की इकोनॉमी में।
जो ग्रोथ रेट थी वो अभी भी कम थी पाकिस्तान के अंदर। द ग्रोथ रेट कंटिन्यू टू रिमेन लो टिल पाकिस्तान टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1978 जब तक पाकिस्तान ने 1998 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू नहीं किया। शिफ्टिंग इट प्रायोरिटीज फ्रॉम प्रोटेक्शन टू कंपटीशन। अब जो चाइना की पाकिस्तान की प्रायोरिटी थी पहले जो प्रोटेक्शन की चल रही थी वो कंपटीशन पे आ गई थी और उसने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक, इनिशियली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे yield spectacular result and the performance of Pakistan economy was indeed convincing। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फायदा मिला और पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ना भी शुरू हुई एंड वे अहेड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी से कई ज्यादा आगे भी निकल गई थी उन समय में। बट फ्रॉम अ हंकी डोरी पॉइंट पाकिस्तान सीम टू हैव स्लिप इनटू पॉवर्टी मोड वंस अगेन। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि पाकिस्तान फिर से पॉवर्टी ड्राइवन मोड में आ गया। ठीक, 2011 में जब चाइना और इंडिया की जीडीपी जो थी वो 8.4 और 9.5% थी, पाकिस्तान की मात्र 2.6% रह गई थी। अब रीजंस रीजंस पूछते हैं वो। तो रीजंस बेटा अच्छे से देख लो क्या क्या रीजंस पूछ जाते हैं। ठीक, पाकिस्तान जो था सबसे पहली चीज फेल टू ब्रिंग अबाउट स्टेबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को स्टेबल नहीं कर पाया। ठीक, अकॉर्डिंगली इसका नतीजा क्या निकला, वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस थी हैज रिमेन्ड वॉलेटाइल। वो अभी भी वॉलेटाइल थी। ठीक, हाईली वनरेबल थी टू क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए। गुड हार्वेस्ट डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड मानसून। वो भी पूरी तरीके से मतलब लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज थी, मानसून के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। For its foreign exchange requirement, Pakistan had relied largely on remittances from abroad। अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट के लिए पाकिस्तान जो था वो पूरी तरीके से रेमिटांसेस के ऊपर रिलाई कर रहा था। ठीक, और वॉलेटाइल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिलाई कर रहा था। A setback to these sources of foreign exchange has caused a corresponding setback to the process of growth। जब इन सोर्सेज को सेटबैक लगा फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रोथ के प्रोसेस को भी सेटबैक लगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी पाकिस्तान में, जिससे क्या हुआ, कॉज ह्यूज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ। पाकिस्तान इज एलोकेटिंग ह्यूज फंड्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान ने डिफेंस सिस्टम को बिल्ड करने में इंडिया से लड़ने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। इवन देन इट इम्प्लाइज अ ह्यूज कट इन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब डेवलपमेंट का पैसा काट के भी उसने वहीं पे खर्च किया। इंडिया के बारे में दे रखा है कंक्लूजन। लेट्स कंक्लूड आवर डिस्कशन बाय राइटिंग द क्रिटिकल कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एज कंपेयर टू चाइना। और पाकिस्तान को कंपेयर करते हुए देखें तो सबसे पहला पॉइंट, हमारी परफॉर्मेंस ना ही ज्यादा अच्छी थी ना ही ज्यादा खराब थी। हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं, चाइना से बहुत पीछे हैं। ठीक, पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो हमारी जीडीपी की 11% है और हमारी जीडीपी चाइना की जीडीपी की 41% है। ठीक, अब इंडिया पीछे क्यों है? इंडिया इसलिए, why India is lagging behind China when India like China has focused on the seas offered मतलब हम चाइना से पीछे गए जबकि हमने सब कुछ चाइना जैसा किया। Why FDR is far less in India than China? चाइना से कम हमारे यहाँ एफडीआई क्यों है? इंडियन इकोनॉमी जो है वो, अगर हम बात करें ग्रोथ बाय फिट एंड स्टार्ट, वाइल द चाइनीज ग्रोथ प्रोसेस हैव ऑलवेज मींस स्मूथ एंड स्टेडी। मतलब इंडिया का जो, अगर हम बात करें ग्रोथ प्रोसेस है वो फिट्स और स्टार्ट का है, मतलब उतार चढ़ाव का है, लेकिन चाइना का जो है बहुत ही स्मूथ रहा। द रीजन टू बी ट्रेस इन द एरिया ऑफ पॉलिटिकल विल एंड एनफोर्समेंट ड्राइव। तो इसके पीछे रीजन है पॉलिटिकल विल का और एनफोर्समेंट ड्राइव का, मतलब वहां की सरकार का काम करने का तरीका, कमिटमेंट, और इसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ पॉलिसी का वो सही ढंग से हुआ। हमारे यहाँ दोनों ही चीजों में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली, थोड़ी बहुत क्या बहुत ही कमी देखने को मिली। इंडिया जो है चाइना से बहुत पीछे था पॉलिटिकल विल के मामले में। ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ के एजेंडा में इंडिया जो है चाइना से बहुत ही ज्यादा पीछे है। ठीक, एक्सरसाइजिंग इज एनफोर्समेंट ड्राइव, मतलब जो भी प्लानिंग करी उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में। आफ्टर लॉन्ग even after long initiation of economic reforms, India do not have necessary political consolidation in the country। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भी इंडिया के पास पॉलिटिकल कंसोलिडेशन नहीं है। द कंट्री जो है वो गवर्न करी जा रही है कोलिजियन गवर्नमेंट, मतलब पहले थी ये सरकार अब नहीं है। इसको वो कहते थे यार कोलिजियन गवर्नमेंट, वो कौन सी सरकार होती थी यार जिसमें दो पार्टी मिलके बनाती थी, मैं नाम भूल गया, ध्यान नहीं आ रहा है। तो कुछ कहते हैं, घर पे पूछ लेना, घर पे बता देंगे। गठबंधन की सरकार होता है शायद।
जिसमें दो पार्टीज मिलकर बनाती हैं, मतलब जब एक पार्टी इलेक्शन नहीं जीतती, रिक्वायर्ड वोट को कलेक्ट नहीं कर पाती जीतने के लिए, तो दो पार्टियां मिल जाती हैं और वो अपनी सरकार बना लेती हैं, जिसमें जिसके ज्यादा वोट होते हैं उनका मंत्री चूज किया जाता है, मतलब दोनों को बराबर हिस्से लगभग बांटे जाते हैं। विच इज ऑलवेज कंस्टेंट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑन अकाउंट ऑफ कंपल्शन ऑफ कोलाइजन। ठीक। जिससे क्या हुआ, अगर हम बात करें डेवलप डिसीजन मेकिंग में बहुत दिक्कत आई, हर बात पे लेके कोलाइजन होता था, बहस छिड़ जाती थी, दिक्कत आती थी। लाइक वाइज जो एनफोर्समेंट हुआ पॉलिसीज का, प्रोग्राम्स का, लेग फार बिहाइंड इन इंडिया कंपेयर टू चाइना, मतलब सही से इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं करा गया हमारे देश के अंदर। इट इज बिकॉज इंडिया फॉलोज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ एनफोर्समेंट, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। चाइना जो था वो ऑटोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो कर रहा था, सरकार को करना ही करना है चाहे कोई कुछ चीखता रहे। ठीक। हियर वी शुड लाइक टू स्टेट दैट डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज बेटर एज इट अलाउ वाइडर फ्रीडम टू मासेस। ठीक। डेमोक्रेटिक प्रोसेस अच्छा माना जाता है क्योंकि ये लोगों को आजादी देता है, विच इट सेल्फ इज एन इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन इकोनॉमिक वेलफेयर का तो नहीं है। ठीक। तो ये अगर हम बात करें तो एक तरीके से इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक। इसके बाद दो चैप्टर्स इसमें रह गए हैं जो हमें कवर करने अभी हैं, उसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी, जैसे कि एक रूरल डेवलपमेंट रह गया है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रह गया है। ठीक। तब तक इन दोनों को कवर करो अच्छे से, फिर उन्हें भी कवर करते हैं। चलो।